इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के 2024 के पेपर्स की। ये पेपर है 24 अप्रैल शिफ्ट 2। एक एक करके हम इस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमको पता करना है इन चारों में से लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल कौन सा है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हम चारों ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमको यहाँ पीएन जंक्शन डायोड बताया गया, लेकिन लाइट जंक्शन की तरफ बताई गई। जंक्शन की तरफ लाइट है, इसका मतलब ये क्या है, ये फोटो डायोड है। ये कौन है, ये फोटो डायोड है। दूसरे के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर पीएन जंक्शन से दूर जाती हुई लाइट बताई गई। जंक्शन से लाइट बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये लाइट इमिटिंग डायोड है। और हमको वही पूछा है कि लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल कौन सा है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन सी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर बेसिक पीएन जंक्शन बताया गया, ये सिर्फ पीएन जंक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो बेसिक पीएन जंक्शन बताना है तो इस तरह से सर्किट के अंदर सिंबल यूज़ किया जाएगा। और यहाँ देखिए तो यहाँ पे आपको जेड नज़र आ रहा है, ये जीनर डायोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता, जेनर डायोड के लिए। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये 2024 के 24 अप्रैल शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमारे पास जो हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस का टेस्ट लिया था उसमें 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप ये पैटर्न को देख लें, आप इस साल के एमएसटी सीईटी के पैटर्न्स को देख लें तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करके जाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज वी। तो अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी है v के बराबर, और इसके वेलोसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g∩m/r। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस की बात की जाए तो जो r है ना, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो रेडियस ऑफ अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएंगी 2gm/R। ओके, तो इसके वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5r। तो आपको पता करना है इसके वेलोसिटी कितनी होंगी अगर हाइट कितनी हो जाए, हाइट अगर 5r के बराबर हो जाए। ओके, अगर हम किसी हाइट पर चले जाए तो वहाँ की इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r। और स्मॉल r को लिख सकते हैं r+h। r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और h मतलब हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ की वेलोसिटी को v' कंसीडर करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया है 2gm एज इट इज, r एज इट इज, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कितनी है, 5r के बराबर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। यानी बाद वाली इसके वेलोसिटी हो जाएंगी √2g∩m/5r+r। ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ r। यानी हम लिख सकते हैं v' इज इक्वल टू √2gm/r इंटू 1/6। यानी v' इज इक्वल टू √1/6 इंटू √2gm/r। ध्यान दीजिए ये टर्म हम कहीं देखे हैं क्या, यही तो ये तो वही है जो हमने इसके वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पर देखा था। यानी v' आ जाएगा 1/√6 टाइम्स ऑफ इसके वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यानी हम लिख सकते हैं v' इज इक्वल टू v/√6। ये बात बड़ा रिलेशन बनना चाहिए, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक एयरनॉट इंजन विद इफिशियंसी 50%। तो एक एयरनॉट इंजन था, उसकी पहली इफिशियंसी 50% थी। टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन। वो एक सोर्स से हीट लेता है और सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा, जिसको हम T1 से लिखते हैं। T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू 70%। अब हम चाहते हैं कि उसकी इफिशियंसी बढ़ा दें। इफिशियंसी बढ़ाकर कितनी करना चाहते हैं, इफिशियंसी बढ़ाकर 70% करना चाहते हैं। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक सेम। हम सिंक का टेम्परेचर सेम रखना चाहते हैं। इसका मतलब पहले केस में जो सिंक का टेम्परेचर होगा, दूसरे केस में सिंक का टेम्परेचर उतना ही होगा। द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी। तो हमको मालूम करना है 70% इफिशियंसी करने के लिए सोर्स का टेम्परेचर यानी क्या, सोर्स का टेम्परेचर यानी T1। तो T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बेहतर यह है कि पहले हम टेम्परेचर ऑफ सिंक मालूम कर लें, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए कैर्नोट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है। ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। सॉल्व करेंगे इसको। पहले केस में इफिशियंसी है 50%, यानी 50/100 इज इक्वल टू 1 - T2 हमको पता नहीं है। T1 की वैल्यू दी हुई है 600। ये -T2/600 को इस तरफ बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय, माफ़ी चाहता हूँ, ये T2/600 को इस तरफ बुला लीजिए, ये हो जाएगा T2/600 इज इक्वल टू, राइट साइड में बचा है 1 - 50/100, और ये प्लस 50/100 राइट साइड में आकर माइनस वाला हो जाएगा। राइट है, यानी T2/600 इज इक्वल टू 1 - 50/100 यानी 1/2, और 1 - 1/2 यानी 1/2, यानी T2/600 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमको समझ आया कि टेम्परेचर ऑफ सिंक होना चाहिए 300 केल्विन। और यही बाद वाला भी टेम्परेचर ऑफ सिंक होगा, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं।
यानी लिख सकते हैं T2 डैश इज इक्वल टू, या T2 इज इक्वल टू बाद वाला सिंक का टेम्परेचर कितना है, T2 डैश की वैल्यू हो रही है 300 केल्विन। हमको बाद वाला सोर्स का टेम्परेचर मालूम करना है। दोबारा वही काम रिपीट करते हैं। अभी भी हम इफिशियंसी के ताल्लुक से अगर सोचे तो हम लिख सकते हैं बाद वाली इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस बाद वाला सिंक का टेम्परेचर अपॉन बाद वाला सोर्स का टेम्परेचर। बाद वाली इफिशियंसी दिया है 70%, यानी 70/100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश। T2 डैश कितना है 300, और बाद वाले सोर्स का टेम्परेचर T1 डैश हम मालूम करना चाहते हैं। माइनस वाले टर्म को इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 70/100, यानी 300 अपॉन T1 डैश इज इक्वल टू 100 माइनस 70, ये हो जाएगा 30/100, राइट। 30 1 जा 30 10 जा, इक्वेशन में बचा 10 डिवाइडेड बाय T1 डैश इज इक्वल टू 1/100। यहाँ से हमको पता चला कि T1 डैश कम्स आउट टू बी 1000 केल्विन। तो बाद वाले सोर्स का टेम्परेचर अगर एफिशिएंसी 70% करना है तो कितना होना चाहिए, 1000 केल्विन होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को एक मतलब अच्छे से रीड कर लेंगे। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर आपको हीट सप्लाई दिया हुआ था, आपको वर्क डन दिया हुआ था, आपको पता करना था इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ। मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर भी मिल जाएगा। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज चेंज्ड इन सच अ मैनर दैट द गैस रिलीज 20 जूल ऑफ हीट। गैस रिलीज्ड 20 जूल ऑफ हीट, यानी हीट रिलीज की बात चल रही है, हीट रिलीज की बात चल रही है। हीट रिलीज, जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकाली जाए तो डेल्टा क्यू निगेटिव होता है, इसलिए डेल्टा क्यू हो जाएगा -20 जूल। इतना समझा। एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, और वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, गैस पर जो वर्क होगा वो कॉम्प्रेशन होता है। वर्क डन ऑन द गैस कॉम्प्रेशन होता है, और कॉम्प्रेशन को हम निगेटिव से लिखते हैं, यानी डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा -8 जूल। इतना समझा। देखो सिस्टम से जब हीट निकाला जाए तो थर्मोडायनामिक साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव यूज किया जाएगा, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे कहा वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वो वर्क डन भी निगेटिव होता है। वर्क डन बाय द गैस और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ये पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ेंगे। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 30 जूल, इनिशियल इंटरनल एनर्जी जिसको हम UI लिख लेंगे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 30 जूल के बराबर है, देन द फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी, तो हमको पता करना है फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना होगा। ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेटा लिख लो। डेल्टा क्यू कितना है -20, और इंटरनल एनर्जी के चेंज को लिख सकते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन कितना है, वर्क डन अगेन नेगेटिव है इसलिए -8 लिखा गया। ठीक है जी, यानी -20 इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू हमको मालूम करना है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। ठीक है, यानी -20 एज इट इज, ये -30 को इधर बुला लीजिए, ये हो जाएगा +30, -8 को इस तरह बुला लीजिए, ये हो जाएगा +8, और यहाँ पर बच जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी। ओके, -30 -20 + 30, ये बचेगा +10 + 8 इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। बस हमारा आंसर ही आ गया, यानी 18 जूल फाइनल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए। सो फाइनल इंटरनल एनर्जी शुड बी कितना, 18 जूल, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखो जी बहुत सारे क्वेश्चन आसान हैं, फार्मूला बेस है। आपका काम ये है कि आप क्या करें, आप बहुत अच्छे से PYQs प्रिपेयर कीजिए। आपके PYQs प्रिपेयर होना चाहिए। PYQs अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो ऐसा समझिए कि आपका पेपर बहुत आसान होगा। PYQs में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने आपके लिए क्या किया है, आपके लिए हमने एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन MUKCET, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इस एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए 2 कोर्सेज तैयार किए हैं। एक कोर्सेज सिर्फ PYQs से रिलेटेड है। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा आपको फिजिक्स के प्रीवियस 8 ईयर के पेपर मिलेंगे, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, राइट। तो बात यह है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम ये होता है कि हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होना रह जाते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उसमें इशू ये आता है कि हम उसका फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते। इसके बाद ये स्टेप आई तो टेक्स्ट सोल्यूशन देखने के बाद भी हमको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आप चाहे फिजिक्स में और चाहे केमिस्ट्री में देखो, यहाँ पे हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, और वहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा।
तो जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, आप उसकी फ़ौरन से वीडियो देख लीजिए, वो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको फ्लो समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो सोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने फिजिक्स के जो 8 साल के पेपर आपके लिए तैयार किए हैं, उसका भी वीडियो सोल्यूशन है और केमिस्ट्री का भी वीडियो सोल्यूशन है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो हमारे पास एक पावर प्रेप कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स में पहला काम तो ये है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ आपके लिए दूसरी चीज़ हर चैप्टर का टेस्ट है। हर चैप्टर का टेस्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर डिवाइस के टेस्ट के अंदर से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, यानी टेस्ट को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। ये टेस्ट के अंदर भी पीवाईक्यू वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी जगह पर एक पेपर, किसी जगह बाकी क्वेश्चंस को रखा गया। तो ये 2 कोर्सेस आपके लिए हम लोग डिज़ाइन किए हैं। आप ये कीजिए कि हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बारकोड वगैरह का भी आप इस्तेमाल करके हमारे एप्लीकेशन तक पहुँच सकते हैं। आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर जाकर MUK CET सर्च कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितने PDF यहाँ पर मैं लेक्चर के अंदर करवा रहा हूँ, ये लेक्चर उसी जगह पर अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। आप ये जाकर काम कर लीजिए, आपकी MST CET का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले। फ्रॉम द गिवन PV डायग्राम आइडेंटिफाई प्रोसेस B एंड C। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। जो कल हमने लेक्चर देखा था तो 23 अप्रैल के पेपर का, उस पेपर के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन है, उस पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया गया। आप वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोसेस ए के अंदर देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ए वाला प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। बी वाला प्रोसेस और सी वाले प्रोसेस को अभी हम यहाँ रोक देते हैं। डी वाले के ताल्लुक से देखेंगे तो इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। और बी और सी के अंदर देखेंगे जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा, और जिसका इंक्लिनेशन यानी स्लोप ज़्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा। ये हमने लास्ट टेस्ट के अंदर भी, लास्ट पेपर सोल्यूशन के अंदर भी डिस्कस किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ, इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वीडियो देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन जैसे ही आ जाए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद सोल्यूशन को देखें। तो हमको मालूम क्या करना है, बी और सी वाला प्रोसेस देखना है, तो हमको बी के अंदर आइसोथर्मल और सी के अंदर एडियाबेटिक नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो ग्राउंड से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेमेटिक्स का एक बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसमें हाइट पता करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड उसकी रखी गई। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको पता करना है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जब वो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा ये आपको मालूम करना है। एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा ये भी आपको मालूम करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी गई है। असल में एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम हाइट ही पूछी गई थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको दोनों कंसेप्ट बता देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट और टाइम दोनों के ताल्लुक से क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। आपको ये मैक्सिमम हाइट मालूम करना है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ H। अब देखो, जैसे ही बॉल को यहाँ ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होने वाली है, यहाँ तक कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, यानी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहती है इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। हमको मैक्सिमम हाइट मालूम करना है, यहाँ मैक्सिमम हाइट है ही नहीं फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, यानी फाइनल वेलोसिटी कहाँ की हो जाएंगी, पॉइंट बी, और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की हो जाएंगी, पॉइंट ए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस जी आएगा। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। बी की फाइनल वेलोसिटी 0 है और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ए पर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव होंगी, और यू स्क्वायर है इसलिए 30 स्क्वायर लिखा गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी का वैल्यू -10, और एस ए बी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव होगा, एच लिखा गया। ये 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 2 20, इसको इस तरह बुला लो, ये हो गया 20h, 0 और 0 कैंसिल, यानी h बराबर हो गया 90 डिवाइड बाई 2, यानी मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ रहा है 45 मीटर। इतना मैक्सिमम हाइट बनना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कहाँ है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 45 मीटर 45 मीटर, इसलिए हमारा अभी आंसर नहीं आया। अगली चीज़ हमको पता करना है एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेते हैं। क्या कहती है इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ की, पॉइंट बी की, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की, पॉइंट ए का, एक्सेलरेशन कितना, -g यानी -10, और टाइम हम मालूम करना चाहते हैं। बी पर वेलोसिटी 0 है, ए पर वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 है जैसे क्वेश्चन में दिया, और t यानी -10t को इधर बुला लीजिए, 10t इज इक्वल टू 30, यानी t बराबर कितना हो गया, 3 सेकेंड्स। इसलिए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम 3 सेकेंड्स का लगना चाहिए, 45 मीटर 3 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्शन की वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। हमको उसने बताया नहीं कि उसने फायर कैसे किया है, वर्टिकली फायर किया है, हॉरिजॉन्टली फायर किया है, या किसी एंगल पर फायर किया है। चलो खैर, दिया नहीं तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या समझता है हमको। फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमको ज़रूरत इस बात की है कि आप कैसा भी उसको प्रोजेक्ट करो, आपके हाथ में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, और हम ये चाहते हैं आपसे कि आप क्या करें, हमको मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ला कर दें। मतलब वो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे रेंज कहा जाता है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता। एक बात क्लियर है कि अगर हम रेंज को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचाना चाहते हैं, अगर हम रेंज को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचाना चाहते हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमको 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा कितना होगा? थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10, यानी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45, ये हो गया साइन 90 अपॉन 10। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 10, 10 का स्क्वायर साइन 90 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी 100 डिवाइड बाय 10, जिसे हम लिख सकते हैं 10 मीटर। ये मैक्सिमम रेंज होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको दिया नहीं था, लेकिन उसने एक चीज़ मेंशन की कि मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए। जैसे ही मैक्सिमम रेंज हमारे सामने आया, हमारे जहन में आना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 45। फॉर्मूले के अंदर डेटा रखो, आंसर आ गया, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बहुत सारे अपने टेस्ट के अंदर आपके लिए रखे हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक्सेस प्रेशर वाला क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन कितना दिया? सरफेस टेंशन वाटर का 0.072 है, जिसे लिख लेंगे 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉप, तो बात चल रही है ड्रॉप की। ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन डबल नहीं होता, अगर बबल होता तो सरफेस टेंशन को डबल लिया जाता। वाटर ड्रॉप ऑफ डायामीटर, तो वाटर ड्रॉप का जो डायामीटर दिया है उसकी वैल्यू है 1.2 mm। 1.2 mm, एम को लिख लेंगे 10⁻³ और 1.2 को कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴ मीटर। लेकिन हमारी आम आदत रेडियस से सॉल्व करने की है, इसलिए हम यहाँ डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकालेंगे। सो रेडियस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। हमको मालूम क्या करना है? वी नीड टू फाइंड एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ड्रॉप हो तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T डिवाइड बाय R। सारा डेटा दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना? 72 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय रेडियस, या रेडियस की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है ना? ये -3 और ये -4 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। 2 इंटू 72 इंटू 10⁻³ और यहाँ का 10⁻⁴ ऊपर आकर +4 हो गया, और डिवाइड में बचा है 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी 12 2 ज़ा 24, और 10⁻³ + 4 ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ बचेगा सिर्फ एक प्लस वाला 10, यानी आंसर आएगा 240। आंसर आएगा 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक कीजिए ऑप्शन के अंदर, हाँ जी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, आप फॉर्मूला याद कीजिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका आंसर जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आउट ऑफ दिस द इंटेंसिव वेरिएबल्स आर, हमको पता करना है इसमें से इंटेंसिव वेरिएबल कौन से हैं। तो देखो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो उसमें दो तरह के अलग अलग वेरिएबल हमको मिलते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर की अपनी खुद की होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बदलती है, इसका मतलब डिपेंड्स ऑन मास, ये मास पर भी डिपेंड करती है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो मैटर है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर है। अब हम कैसे समझें कि गिवन प्रॉपर्टीज में से कौन सी इंटरनल है, कौन सी इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है। इसलिए क्या करो, ये जो कंटेनर था आपके पास, उसका कुछ टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम वगैरह प्रॉपर्टीज थी। अब इस कंटेनर को 2 हिस्सों में बांट दो। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसके टेम्परेचर के ताल्लुक से सोचो, क्या इसका टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर के बराबर होगा? जी हाँ, आधे रूम का टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर एक ही होता है। इसका मतलब टेम्परेचर को इससे फर्क नहीं पड़ा कि हमने कितना मास वहाँ लिया है, मास को हमने कम कर दिया, तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यानी टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम को इससे फर्क पड़ा? पहले रूम था बड़ा वाला, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, अब हमने रूम को 2 हिस्सों में बांट दिया तो वॉल्यूम कम हो गया ना, मतलब वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। व्हाट अबाउट मास? क्या पहले रूम का मास ज़्यादा था, अब कट करने के बाद मास कम हो गया? जी हाँ, मतलब मास भी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
व्हाट अबाउट प्रेशर, पहले का प्रेशर बाद वाला प्रेशर, आप आधे रूम के बारे में देखो और पूरे रूम के बारे में देखो, प्रेशर चेंज नहीं होता। इसका मतलब प्रेशर भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सटेंसिव किसे कहते हैं और इंटेंसिव किसे कहते हैं। तो पता कीजिए क्या प्रेशर, हमको पता करना है इंटेंसिव कौन सा है, क्या प्रेशर इंटेंसिव है, जी हाँ, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। इंटरनल एनर्जी नहीं, इंटरनल एनर्जी मैटर के साथ चेंज होती है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है, इसको टिक नहीं करेंगे। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है जैसे कि हमने देखा, लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो टेम्परेचर इंटेंसिव है, मतलब 1 और 4 वाला ऑप्शन देखना है, ऑप्शन बी के अंदर ये चीज़ नजर आ रही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल शेल है, उस शेल का जो रेडियस दिया है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ चार्ज क्यू, मैं शेल बना लेता हूँ, इस शेल का जो रेडियस है r इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्यू मौजूद है, क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ मौजूद है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपको पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल आर v1 v2 और v3, तो पता करना है इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। अगर हम पहले पॉइंट के ताल्लुक से देखें तो उसका इस शेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब पहला जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द शेल होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द शेल होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे है और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर पे है, इसका मतलब सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो ऑन द सरफेस होगा, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। और थर्ड पॉइंट के ताल्लुक से देखें तो थर्ड पॉइंट जो है वो बाहर है, क्योंकि डिस्टेंस 15 है ना और रेडियस 10 है, मतलब बाहर कहीं थर्ड पॉइंट हमको मिलने वाला है। फर्स्ट इनसाइड द शेल, सेकेंड ऑन द शेल और थर्ड आउटसाइड द शेल। अब हमको पूछा क्या है उसने, हमको पूछा है पोटेंशियल के ताल्लुक से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ शेल के लिए वैरी करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ शेल में वैरी करता है, लेकिन इनसाइड द शेल यूनिफॉर्म होता है। कहाँ तक, जब तक आप सरफेस पर नहीं आ जाते, जब तक डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस के बराबर नहीं हो जाती तब तक वो कांस्टेंट होता है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो करके डिक्रीज होता है, राइट। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो करके डिक्रीज होता है, यानी जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। ये दो पॉइंट देखो, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहाँ का है, सरफेस का है, और पॉइंट नंबर 1 इनसाइड द शेल है, इसका मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा। और थर्ड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस के पोटेंशियल के कंपेयर में कम होगा। क्यों कम होगा बाबा, इसलिए क्योंकि वो शेल के बाहर रखा गया है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होंगी और बाहर होने की वजह से थर्ड पॉइंट का पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो पहले चेक करो v1 इक्वल टू v2 और ये दोनों की वैल्यू v3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब ए हैज बोथ एंड्स ओपन while ट्यूब बी हैज वन एंड क्लोज अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। तो देखो दो ट्यूब हमको दी हुई है, मान लीजिए कि ये ट्यूब ए है, मान लीजिए कि ये ट्यूब ए है और ट्यूब ए की जो लेंथ है उसको हम कैपिटल एल ए दे देंगे, ये लेंथ ऑफ ट्यूब ए है। उसी तरह दूसरी ट्यूब है, लेकिन ये क्या है, एक साइड से क्लोज है, लेकिन उसकी लेंथ उतनी ही है, ये है ट्यूब बी, ट्यूब बी की लेंथ कितनी है, एल बी, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, यानी हम कह सकते हैं एल ए इज इक्वल टू एल बी। मैं सहूलत के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, एल ए क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप, इसलिए एल ओ इज इक्वल टू बी वाला क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसलिए एल ओ इक्वल टू एल सी मैं लिख लेता हूँ। अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब ए एंड बी, तो आपको मालूम करना है दोनों में आने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन बी, इन दोनों का रेशो आपको मालूम करना है। ए वाला पाइप कौन सा है, ए वाला पाइप ओपन ऑर्गन पाइप है, और बी वाला पाइप कौन सा है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/2l, v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड और यहाँ l माने लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, इसलिए मैं इसको LO लिख लेता हूँ। नीचे क्या है, v/4l क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसलिए मैं उसको L से लिख लेता हूँ, v कैंसिल हो जाएगा और ये 4LC डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में, यानी 4 टाइम्स ऑफ LC अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LO। लेकिन देखिए दोनों की लेंथ सेम है, जितना ओपन ऑर्गन का लेंथ है उतना ही क्लोज ऑर्गन का लेंथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इक्वेशन में बचा 4/2, यानी रेशो आना चाहिए 2:1, उन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशो 2:1 आना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 इन द फॉलोइंग डायग्राम। कितना आसान क्वेश्चन है, आप किरचॉफ करंट लॉ लगाओ और करंट डिवाइडर रूल लगाओ, ये दोनों की यूज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। टोटल करंट कितना है, 9 एम्पियर। यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये पॉइंट ए पर आने के बाद करंट दो हिस्सों में बढ़ रहा है, यहाँ से आने वाला करंट 9 एम्पियर, इस तरफ करंट कितना गया I1 और नीचे कितना गया I2, इसलिए हम लिख सकते हैं टोटल करंट डिवाइड हो रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसलिए लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट का वैल्यू है 9 एम्पियर, सो 9 इज इक्वल टू I2 प्लस I1। ये काम की इक्वेशन, इसको उठाकर रखिए, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देख थोड़ा सा ध्यान दीजिए, I2 यहाँ से फ्लो किया
और जितना यहाँ से फ्लो किया उतना ही ऊपर भी फ्लो किया। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट सेम है। अगर दो रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट सेम है तो वो दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे। तो आर और आर एक दूसरे के साथ सीरीज में, और ये आर के साथ पैरेलल में है, राइट, ये आर के साथ पैरेलल में है। ऊपर से कितना करंट बह रहा है, I1 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। आने वाला टोटल करंट कितना है, टोटल करंट I के बराबर है। नीचे से कितना फ्लो कर रहा होगा, नीचे से I2 फ्लो कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगाए, करंट डिवाइडर रूल लगाकर हम यहाँ पर I1 मालूम करते हैं, तो I1 मालूम करने के लिए करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, जहाँ का करंट मालूम करना है उसकी अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस लो, यानी फॉर्मूला होता है I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। डेटा लिख लीजिए, यहाँ का करंट मालूम करना है, इसकी अलावा वाली ब्रांच में ये दो रेजिस्टेंस है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R इंटू टोटल करंट का वैल्यू है 9 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ऊपर वाली ब्रांच में है R और नीचे वाली ब्रांच में है 2R, यानी 2R इंटू 9 अपॉन 3R। ओके, R से कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 3 जा, यानी इक्वेशन में बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 3, 3 2 जा कितना होता है 6, यानी I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ये वैल्यू हमको मिल चुकी है। सो I1 की वैल्यू 6 एम्पियर मिलने के बाद I2 कितना मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू 9 इज इक्वल टू I2 प्लस I1 होता है, और I1 कितना आ चुका, I1 की वैल्यू 6 आ चुकी। यहाँ से हम कह सकते हैं I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आंसर होना चाहिए 6 एम्पियर और 3 एम्पियर। चेक कीजिए, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी 6 एम्पियर और 3 एम्पियर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमको यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने की कोशिश करना है। काम शुरू करते हैं। ये 8 माइक्रोफैरेड ऊपर है और ये 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो ऐसा करेंगे, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट मालूम कर लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखा जा सकता है 1/C1 प्लस 1/C2। मैंने कंसीडर किया पहले वाला कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे वाला कैपेसिटर C2 है। सॉल्व करते रहिए, 1/2 प्लस 1/3, ये वैल्यू यहाँ लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यानी वैल्यू आ रही है 5 डिवाइड बाई 6। ये आया सीरीज का 1/CS की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हम CS मालूम करना चाहते हैं, इसलिए वैल्यू आ जाएंगी 6/5 यानी 1.2 माइक्रोफैरेड। यानी ये डायग्राम के अंदर ऊपर का 8 माइक्रोफैरेड तो उसी तरह है, लेकिन ये नीचे के 2 कैपेसिटर को निकालकर हम एक नया कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका वैल्यू 1.2 माइक्रोफैरेड होना चाहिए। इसको हम CS का नाम देते हैं और इसको हम C3 का नाम देते हैं। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट ये क्या में आ चुके हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू C3 प्लस CS। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। C3 कितना 8 माइक्रोफैरेड और CS कितना 1.2 माइक्रोफैरेड, यानी आंसर आना चाहिए 9.2 माइक्रोफैरेड। आंसर शुड बी 9.2 माइक्रोफैरेड, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गया। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 3 माइक्रोफैरेड। तो जब कैपेसिटर के अंदर एयर थी तब उसकी जो कैपेसिटी थी उसका वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफैरेड। एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला उस वक्त है जब उसके अंदर एयर फील्ड हो, और उसने दिया है कि ये 3 माइक्रोफैरेड है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ 3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। अब हमने क्या किया, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस बिकम 15 माइक्रोफैरेड। तो जब हमने मीडियम ऐड किया तो मीडियम ऐड करने के बाद कैपेसिटेंस बदल गया, और मीडियम ऐड करने के बाद की कैपेसिटी हो जाती है A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाई D। हमने सिर्फ मीडियम ऐड किया है, बाकी कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। C डैश की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देखिए तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट बाई D इसकी वैल्यू हम जानते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरेड। इसको यहाँ पर लिख लेंगे 3 टाइम्स ऑफ K, राइट। सो 3 1 जा 3 5 जा, यानी 5 इज इक्वल टू K। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। पूछा क्या है उसने, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हमको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं पूछा कि क्या होता है, कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता तो हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। हमको पूछा क्या है उसने, हमको पूछा है परमिटिविटी, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। तो परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के। ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के का वैल्यू कितना है 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 का 5 2, 5 8 जा 40, 42 का 2 और 4, 8 5 जा 40 और 4 यानी 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू, यहाँ डेसिमल 2 से पीछे ले दीजिए, वैल्यू आ जाएंगे 0.4425 इंटू 10 टू द पावर -10। ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक कीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर नजर आ रहा है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जितने मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो क्वेश्चन पूरे के पूरे आप ध्यान से करिए। क्वेश्चन ध्यान से करने के बाद PYQs खास तौर पर सॉल्व कीजिए। PYQs आपके बन जाना चाहिए। हमने आपके लिए कोर्स तैयार किया है, उसके अंदर 8 साल के फिजिक्स के पेपर्स है
और 5 साल की केमिस्ट्री के पेपर हैं। आप सबसे पहला काम एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कीजिए। हमारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद चैनल से भी जुड़े रहिए। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।